नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरा एक और उपन्यास, वह अब भी वही है। उपन्यास के विषय में संक्षेप में यह कहना चाहूँगा कि सन 2021 में इसका पहला संस्करण पुस्तक बाजार .com कनाडा से पब्लिश हुआ। उसके कुछ ही समय बाद इसका दूसरा संस्करण मातृभारती .com गुजरात भारत से पब्लिश हुआ। तो लीजिए सुनिए उपन्यास, उसके पहले उसकी भूमिका देखिए। हर उपन्यास कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है जो उसकी बुनियाद की पहली शिला होती है। उसी पर पूरी कहानी या उपन्यास अपनी इमारत खड़ी करती है। यह उपन्यास भी कुछ ऐसी ही स्थितियों से गुजरता हुआ अपना पूरा आकार ग्रहण कर सका। जिस व्यक्ति को केंद्र में रखकर यह अपना स्वरूप ग्रहण करता है, उससे जब मैं पहली बार मिला था तब दिमाग में रंच मात्र को भी यह बात नहीं आई थी कि कभी उसे केंद्र में रखकर उपन्यास क्या कोई लघु कथा भी लिखूंगा। मगर संयोग ऐसा बना कि अगले 2 महीने में उससे 3 बार भेंट हुई। उस समय मैं एक राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य और एक प्रदेश की कमेटी में सचिव था। यह राजनीति मुझे एक जगह रुकने नहीं देती थी। इसी क्रम में मैं हर दूसरे तीसरे सप्ताह संत रविदास नगर पहुंचता था। वहाँ के एक स्थानीय नेता अपने कुछ समर्थकों के साथ आवभगत में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के साथ वह करीब 6.25 फीट ऊंचा युवा कहता था। सबके अपने अपने सरोकार होते हैं, उसके भी थे। अपनी ऊंचाई, अत्यधिक सांवले रंग, लेकिन उतने ही तीखे नए नक्श के कारण वह भीड़ में भी किसी को भी एक बार आकर्षित कर ही लेता था। उसने तीसरी मुलाकात में मुझसे पहली बार 2 मिनट बात की। वह अपने जीवन के एकमात्र सपने को पूरा करने के लिए मुझसे मदद चाहता था। साथ ही विशेष आग्रह यह भी था कि उसका मंतव्य नेताजी को बिल्कुल ना बताऊं। नेताजी जिसे अपना अनुचर मानकर साथ लिए घूमते थे, वह उन्हें अपने सपने को पूरा करने का एक साधन मानकर अनुचर होने का रूप धारण किए हुए था। मेरे लिए असमंजस की स्थिति थी कि कारण चाहे जो भी हो, नेताजी पूरे मन से मेरी आवभगत में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें अंधेरे में रखकर कैसे उसके लिए कुछ करूं। दूसरी समस्या यह थी कि उसने जो सहयोग मांगा था वह कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने असमर्थता प्रकट कर दी। यदि संभव होता तब भी मैं नेताजी के संज्ञान में ही सहयोग करता। मेरी असमर्थता प्रकट करने के बाद वह नेताजी के साथ आगे की कई मुलाकातों में नहीं दिखा। तो मैंने एक बार जिज्ञासावश नेताजी से पूछ लिया। उन्होंने जो कुछ उसके बारे में बताया उससे मैं हतप्रभ रह गया कि कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने ही माँ बाप, परिवार के सदस्यों की पीठ में छुरा कैसे घोंप सकता है। संवेदना और भावनात्मक लगाव क्या कहने को भी नहीं बचे हैं। क्या समाज इनसे पूर्णतः शून्य हो गया है। नेताजी ने उसके कुकृत्य बताते हुए टिप्पणी की, वह तन से भी ज्यादा मन से काला है। यह सुनते ही मैंने उस प्रसंग पर विराम लगा दिया, जिससे कि उस पर और चर्चा न हो। लेकिन आगे मैं जब भी वहां जाता और नेताजी आते तो मुझे लगता कि जैसे वह उन्हीं के साथ ही खड़ा है। अजीब मना स्थिति हो जाती थी। उसके बारे में जानने की प्रबल उत्कंठा पैदा हो जाती। आखिर मैंने नेताजी से पूछना शुरू कर दिया। हर बार वह कुछ ऐसा बताते कि अचरज में पड़ जाता कि आखिर वह कैसा मनुष्य है। समय तेजी से बीता। नेताजी ने अपने सरोकारों को साधते हुए एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया और मुझ में राजनीति को लेकर ऐसी विरक्ति पैदा हुई कि सक्रिय राजनीति से विदा ले ली। इसी के साथ तमाम लोगों ने भी मुझसे दूरी बना ली। लेकिन नेताजी कुछ अन्य आज भी मित्रवत समीप बने हुए हैं। वह भावना शून्य व्यक्ति भी स्मृति पटल से विलुप्त नहीं हुआ। तो नेताजी के मिलते ही अक्सर उसकी चर्चा हो जाती। यह क्रम वर्षों चलता रहा। उसकी तमाम बातों को जानने के बाद उसके प्रति मेरे विचारों में परिवर्तन होने लगा। मुझे लगा कि वह पूर्णतः संवेदनाहीन, भावना शून्य नहीं है। उसकी हर चर्चा के बाद उसे और जानने समझने की इच्छा प्रबल होती गई।
मेरे आग्रह पर नेताजी ने ऐसा संपर्क सूत्र स्थापित किया कि सीधे उसी से बातचीत का सिलसिला चल निकला। वह जल्दी ही बहुत खुलकर बात करने लगा। बीच बीच में यह सिलसिला कई बार भंग भी हुआ। 2-2, 2.5 साल तक कोई बात नहीं हुई। लंबे अंतराल के बाद जब बात होती तो वह काफ़ी लंबी चलती। ऐसी ही एक बातचीत में इस उपन्यास की नींव की पहली शिला अनायास ही पड़ गई। वह मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए जुनून की चरम सीमा से भी आगे निकल जाने वाले लोगों के समूह का सदस्य लगा। साथ ही यह भी पाया कि वह अपने पथ से कई बार भटका भी है। इस भटकाव ने उसे उस स्थान पर ला खड़ा कर दिया है जहां उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब वह स्वयं से बार बार पूछ रहा है कि यह सब अब और कितने दिन। परिवार और अन्य के साथ किए गए विश्वासघात, अन्य अनेक कामों के लिए पश्चाताप की अग्नि में वह जल रहा है, लेकिन आज भी इस अग्नि से भी ज़्यादा प्रचंड है उसकी अपने सपने को पा लेने के जुनून की अग्नि। जबकि वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि अब उसकी मुट्ठी से समय की रेत करीब करीब निकल चुकी है। मेरी प्रबल इच्छा है कि उसकी मुट्ठी से समय की रेत का आखिरी कण निकलने से पहले मैं उस पर केंद्रित इस उपन्यास के प्रकाशन की सूचना और एक प्रति उसे भेंट कर दूं, जिससे खुशी के कुछ पल उसकी मुट्ठी से गुजर कर उसे पश्चाताप की अग्नि की तपिश के बीच शीतलता की भी अनुभूति करा दें, और साथ ही मैं नेताजी को धन्यवाद दे सकूं कि उनके कारण यह संभव हुआ। तो लीजिए मित्रों, अब सुनिए उपन्यास का पहला भाग। समीना, तुमसे बिछड़े हुए 3 बरस से ज़्यादा होने जा रहा है, मगर ऐसा लग रहा है मानो अभी तुम इस रमानी हाउस के किसी कमरे से जोर जोर से मुझे पुकारती हुई सामने आ खड़ी होगी और मुझे डपटते हुए कहोगी, ओए विलेन किंग, कुछ काम भी करेगा या ऐसे ही मतियाया यानी आलसियों की तरह पड़ा रहेगा। तब तुम्हारी यह बात और आवाज़ मुझे बुरी लगती थी। तुम्हारी आवाज़ चीख लगती थी, एक कर्कश चीख। मगर इन वर्षों में ऐसा कौन सा दिन बीता होगा जब तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी वह बात सुनने का मन ना हुआ हो और तुम्हारी आवाज़ घंटियों सी मधुर ना लगी हो। देखो, यह भी कैसा संयोग है कि बाकी सब कुछ तो याद है, लेकिन मुझे इस सिनेमा नगरी में आए हुए अब कितने बरस पूरे हो गए हैं, इसका ठीक ठीक हिसाब नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि वह तारीख नहीं याद आ रही है जिससे सटीक हिसाब लगा सकूं। बस ये इतना याद है कि जब आया था तब अपना देश पड़ोसी पिस्सू जैसे कमीने देश पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में जूतों तले कुचल चुका था। देश अपने विजय का उत्सव मना रहा था। ट्रेन में विशेषज्ञ बहसबाज पिछली सरकारों को कोस रहे थे, गरिया रहे थे कि इन भ्रष्ट निकम्मी सरकारों ने अपनी झोली भरने सत्ता सुख में देश को भी दांव पर लगाने के बजाय ईमानदारी से देश को सैन्य ताकत बनाया होता तो दुनिया के फेंके टुकड़ों पर पलने वाला यह पिस्सू परजीवी जैसा देश चौथी बार धोखे से भी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। देश के सैकड़ों जाबाज सैनिकों की वीरगति से ये बहसबाज इतना क्रोध में थे कि खुले आम गाली देते हुए कह रहे थे कि अहिंसा के धूर्तबाजों ने सत्ता की लालच में पहले तो आनन फानन में देश के टुकड़े करके पड़ोस में कमीना देश बसा दिया। देश ना हुआ मानो इनकी संपत्ति थी कि जैसे चाहा वैसे बांट दिया। जो टुकड़ा बचा उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सैनिकों के बजाय इन्हीं सालों को बॉर्डर पर भेजा जाए। जब इनकी पर गोली पड़े तब इन्हें पता चले कि देश क्या होता है। मूर्खों ने हर बार युद्ध भूमि में जीती जमीन कमीने दुश्मन को अपने बाप का माल समझकर उपहार स्वरूप वापस कर दी। 1947 में देश के खोए हिस्से को सन 1971 में देश में वापस मिलाने का सुनहरा अवसर मिला था, मगर मूर्खों ने उसे स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाकर सैनिकों का बलिदान धूल में मिला दिया। सालों को शांति का नोबेल चाहिए था। समीना,
रास्ते भर होती रही इस बहस को मैं चुपचाप सुनता रहा, इस आशंका से इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि बहस में झगड़ा होने की स्थिति बराबर बनी हुई थी। समीना अलग ही अनुभवों से भरी यह ट्रेन यात्रा पूरी कर बड़ी ही अजीब स्थिति और बहुत बहुत बड़े सपनों को लिए हुए मैं तब की कालीन नगरी भदोही के बड़वापुर गोपीगंज में अपने माँ बाप, भाई बहन, भाभी, भतीजा भतीजी सबको छोड़कर छोड़ आया था उन सबको इस माया नगरी की माया में फंसकर उलझकर। अब भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती इस माया नगरी की माया। न जाने इसकी माया में ऐसी कौन सी ताकत है कि मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से सम्मोहित सा खिंचा यहाँ चला आया था। इस सम्मोहन के पास से मुझे मेरे परिवार का प्यार, दुलार, मोह कुछ भी नहीं बचा पाया था। मैं एक झटके में सबको राह में पड़े पत्थर को जिस तरह ठोकर मारते हैं उसी तरह ठोकर मार कर चला आया था। किसी का प्यार क्षण भर को मुझे नहीं रोक पाया था। हाँ, एक डर भी था, भाभी का डर, जिसके कारण भी मैं वहाँ रुक नहीं सकता था। यहाँ नहीं तो कहीं और के लिए मुझे निकलना ही था, क्योंकि उनके साथ जो किया था उसके बाद तो वहाँ रुकने का अधिकार मैं खो चुका था। जब यहाँ पहुँचा तो इस कभी न सोने वाली मायावी नगरी की चकाचौंध, तरह तरह के इसके मायावी रूप, कहीं रूप ऐश्वर्य सौंदर्य के बहते दरिया तो कहीं झोपड़पट्टी की बजबजाती दुनिया, कहीं अपराध का भयावह संसार तो कहीं हाड़ तोड़ मेहनत करते लोगों, और इन सब के बीच रिश्तों मानवता की सीजती दुनिया। इस मकड़ जाल में मैं ऐसा उलझा कि बार बार हर बार कोशिश करके भी फिर वापस अपने बड़वापुर जाने का मन नहीं बना सका। न मिल सका कभी अपने माँ बाप से जिन्होंने अपने खून से पाला पोसा बड़ा किया था। अब मुझे उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि घर से बिना बताए भाग आने के कारण मेरे माँ बाप इतना दुखी हुए थे कि आंसू बहाते बहाते दोनों लोग इस दुनिया से 3 साल में ही कूच कर गए थे। इसके अलावा मुझे अब अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। न जाने किस हाल में हैं सारे लोग। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सारे लोग हंसी खुशी हों और मैं उन्हें बिल्कुल भी याद न आऊं, जिससे कि उन सबको कष्ट न हो। आज इस बड़े से रमानी हाउस में सुबह से ही पता नहीं अकेलेपन के कारण या फिर न जाने ऐसा क्या है कि दिलो दिमाग पर परिवार, बड़वापुर, गोपीगंज, भदोही जो अब संत रविदास नगर हो गया है, कि वह सड़कें, मेन जीटी रोड जो हजारों बरस पहले हमारे सनातन पूर्वजों ने उत्तरापथ नाम से बनवाई थी, एकदम से छाए हुए हैं यह सब। और तुम भी एकदम इस माया नगरी में बनी एक से बढ़कर एक फिल्मों की तरह। वह बातें भी जिन्हें मैं यहीं बनी घटिया फिल्मों की तरह भूल जाना चाहता हूँ। लग रहा है जैसे इस रमानी हाउस की हर दीवार पर मेरे अब तक के जीवन पर बनी तमाम फिल्में चल रही हैं। किसी में मेरा बचपन दिखाया जा रहा है तो किसी में युवावस्था और फिर घर से भागना दिखाया जा रहा है, तो किसी फिल्म में पहले छब्बी और फिर तुम्हारा मिलना, एक होना, फिर बिछुड़ना। कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें मेरे जीवन का सबसे स्याह पक्ष भी दिखाया जा रहा है। उनमें तुम भी शामिल हो, जिन्हें देखकर मैं कांप उठता हूँ कि हाय मैंने यह सब भी किया। जिनमें से कुछ कामों में तो तुम मेरी लीडर बनी हुई हो। मैं आश्चर्य में पड़ जा रहा हूँ कि वैसे कामों में मैं तुम्हारा दुमछल्ला बना तुम्हारे साथ साथ लगा रहा। मगर इन सब में एक फिल्म ऐसी चल रही है जो मेरे जीवन का सबसे दुखद पहलू दिखा रही है, जिसे देखकर बार बार आंसू निकल रहे हैं। उसमें देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी मेरी याद में चल बसे हैं। उनकी अर्थी जाने को तैयार है। माँ दाढ़े मार मार कर रो रही हैं। तीनों भाई और एक रिश्तेदार भरी आंखें लिए अर्थी उठाते हैं
और राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान घाट की ओर बढ़ जाते हैं। तभी भीड़ में कोई फुसफुसाया कि कितने अभागे थे, 4 बेटों को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और एक बेटा न जाने कहाँ चला गया कि लौटा ही नहीं। बेचारे साहू महाराज चल बसे उसकी चिंता में। नहीं तो अर्थी के चारों कोनों के लिए 4 बेटों के कंधे थे, मगर एक कंधे का पता ही नहीं। जिसको कंधा बनना था वो इनकी अर्थी तक पहुंचने का कारण बन गया। तभी दूसरा आदमी कह रहा है, हम तो कहते हैं कि जो यह बात है कि बड़े भाग जो मानुष तन पावा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े भाग जो संतुष्ट जीवन जिया, दुख से न रहा अपना कोई नाता। लेकिन किस्मत तो किस्मत है, जो कराए वो कम। इस फिल्म का अगला दृश्य बार बार मेरे दिमाग की नसें चिटका दे रहा है। चिता को मुखाग्नि देने का समय है। सबसे छोटे या सबसे बड़े बेटे को ये रस्म पूरी करनी है। बड़े भाई यह रस्म पूरी कर रहे हैं। चिता धू धू कर जल उठी है और मैं ऐसे समय में भी अपना सपना पूरा करने के लिए माया नगरी की सड़कों की खाक छान रहा हूँ। ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ जिन्हें देख देख कर पिता की आत्मा मुझे धिक्कार रही है। समीना, एक फिल्म में मैं मर गया हूँ। यमदूत मुझे यमलोक ले गए हैं। वहाँ मेरे जीवन भर का लेखा जोखा देखा जा रहा है कि मैंने मृत्युलोक में जीवन भर क्या किया। मेरे पाप पुण्य की सूची मेरे सामने कर दी गई है। मेरे पुण्य की सूची पाप की सूची के सामने तिनका सी दिख रही है। यह पुण्य भी मुझसे अनजाने ही कहीं हो गया होगा। भगवान बड़ा दयालु है, उसी ने कृपा कर मेरे खाते में इसे जोड़ दिया होगा। हम सारे प्राणियों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त कभी भी गलती नहीं करते। उन्होंने मेरे एक एक पाप पुण्य का लेखा जोखा लिखा हुआ है। समीना, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी यह मना स्थिति क्यों हो रही है। जानती हो, फिल्म में मैं अपने पापों की लिस्ट देख देख कर काँप रहा हूँ। मेरा रोम रोम काँप रहा है। मुझे नर्क भोगना बिल्कुल तय दिख रहा है, क्योंकि मेरे पापों में नंबर 1 पर है माँ बाप को धोखा देना, जिससे वो अंतिम सांस तक तड़पते रहे। नंबर 2 पर है अपनी भाभी पर गलत नज़र रखना और गलत हरकत करना। तब की बहुत सारी बातें मैं भूल गया हूँ, लेकिन भाभी के साथ जो पाप किया था वह, और घर में ही इस माया नगरी में आने के लिए जो चोरी कर कर के पैसा इकट्ठा करता था वह नहीं भूला हूँ। इन दोनों ही बातों से मैं शर्म से पानी पानी हो जा रहा हूँ। समीना, जब यह सब किया करता था तब बड़ा मज़ा आता था। तब नैतिकता, शर्म, संकोच, इन सारी बातों पर मुझे हंसी आती थी। खिल्ली उड़ाता था ऐसी बातों की। लेकिन अब सच यह है कि यह शर्मिंदगी इस कदर मुझे पस्त कर देती है कि कई बार जब यहाँ की अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता हूँ और सोचता हूँ कि लौट चलूँ अपने बड़वापुर, जहाँ बचपन बीता, जहाँ अपना परिवार, दोस्त यार आज भी हैं और पहुँचने पर बाहों में भर लेंगे। लेकिन यह दोनों बातें याद आते ही कदम एकदम बंध जाते हैं। मन में आता है कि मेरे कुकर्म याद आते ही सब मुझे दुत्कार देंगे। भाभी के साथ जो किया हुआ तब की बातें हैं जब मैं करीब 22-23 बरस का हो चुका था और बड़के भैया की शादी को 3 साल हो रहे थे। उनके बाद वाले भाई की शादी देखी जा रही थी। उनके बाद वाले दोनों भाई लेखपाल थे और प्रयागराज जिले में तैनात थे। मैं घर पर ही था। बहुत खींचतान कर किसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। मैं जिस तरह नकल सकल करके पढ़ रहा था उससे पिताजी जानते थे कि ना तो मुझे कोई नौकरी मिलने वाली है और ना ही मैं कर पाऊंगा। इसलिए 17-18 का होते होते मुझे घर में चल रहे कालीन के धंधे में लगा दिया था। यह धंधा कोई बड़े पैमाने पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। 10 लूम थे। भदोही से कच्चा माल और डिजाइन ठेकेदार भिजवा दिया करता था और तैयार कालीन भदोही भेज दी जाती थी। धीरे धीरे यह धंधा मेरे सहारे कर
बाबूजी खुद गोपीगंज में किराना की दुकान चलाते रहे और बड़के भैया बर्तन के धंधे में लगे रहे। शादी के बाद जब भाभी ने अपने काम धाम काबिलियत से कुछ ही दिन में घर संभाल लिया तो सब खुश थे। अम्मा बाबू उनके गुणगान करते नहीं थकते। भाभी थी बहुत समझदार। अम्मा ने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली और बाबूजी के साथ दुकान पर ज़्यादा समय तक बैठने लगी। लेकिन समीना, मेरा मन अपने धंधे में नहीं बैठ रहा था। मेरा मन यहाँ माया नगरी में तब से बैठा हुआ था जब मैं करीब 18-19 बरस का हो गया था। और बहुत से लोगों की तरह मेरा मन हीरो बनने का कतई नहीं था। मैं विलेन बनने का सपना पाले हुए था, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा विलेन। सच बताऊं कि मेरा यह सपना टूट जरूर गया है, लेकिन बिखरा अब भी नहीं है। मेरे जीवन का यह एक ऐसा सपना है, बल्कि ये कहें कि यही एकमात्र ऐसा सपना है जिसके लिए अब तक मैं न जाने क्या क्या कर चुका हूँ और अब भी मौके की तलाश में रहता हूँ। हाँ, यह जरूर कहूँगा कि यह जरूर है कि अब पहले जैसा उत्साह, पहले जैसी आग नहीं रही, ना ही ताकत। तुमको जब मैंने अपने बारे में तमाम बातें बताई थी, वास्तव में उसमें अधिकांश गलत थी। यह बात तो बिल्कुल ही गलत थी कि मेरे माँ बाप भाइयों ने एक्टर बनने के मेरे जुनून के कारण गुस्सा होकर मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। वास्तव में यह बात मैं सबसे सहानुभूति पाने के लिए कहता था, ताकि कोई तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करे। आज यादों का यह सिलसिला कुछ ऐसा चल पड़ा है कि लगता है कुछ छूटेगा ही नहीं। भाभी के साथ की गई अभद्रता के लिए पश्चाताप आत्मग्लानि की आग में और न झुलसूं, इसलिए इससे भागना चाह रहा हूँ, मगर भाग नहीं पा रहा हूँ। मेरी भाभी असल में बहुत खुशमिजाज, खुले दिमाग वाली, साफ हृदय महिला थी और मैं उनकी हंसी मजाक का अर्थ कुछ और ही लगा बैठा था। अब विलेन बनने के अपने सपने को लेकर मैं उनसे बतियाता था, मगर जल्दी ही उन्होंने यह समझाना शुरू कर दिया कि ये विलेन बनने का पागलपन छोड़ो, काम धंधा आगे बढ़ाओ। वहाँ बड़े बड़े जाकर ठोकरे खाते हैं, दर दर भटकते हैं। तो मैं उनसे कहता, सब खाते होंगे, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं फिल्मों में जितने विलेन देखता हूँ उन सबसे शानदार है मेरा शरीर। मैं 6 फीट से ज़्यादा लंबा हूँ। फिर मैं उन्हें अपने बाइसेप्स दिखाता, अपनी ताकत के बारे में बताता। इस पर एक दिन उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया। चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, गलीचा यानी कालीन गाड़ी में रखते हुए समय तो कांख मारते हो, वहाँ हीरोइनों को उठाकर क्या खाक भागोगे। तब उनकी यह ठिठोली मुझे व्यंग से ज़्यादा अपमान लगी थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है। मैं एकदम बिलबिला पड़ा और आगा पीछा सोचे बिना आगे बढ़कर एक झटके में उन्हें उठा लिया अपने चेहरे की ऊंचाई तक। मेरी इस हरकत पर वह एकदम गुस्से में आकर चीख पड़ी थी, मुझे नीचे उतारो। मगर मैंने अपनी ताकत के गुमान में आंगन का एक चक्कर लगाकर ही उन्हें नीचे उतारा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बिसूरते हुए बोली, आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब मेरी छाया से भी दूर रहना। मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसी गंदी हरकत मेरे साथ करोगे। अरे इतना ही जोश है तो चले क्यों नहीं जाते विलेन बनने। समीना झटके से उन्हें ऊपर उठाने फिर नीचे उतारने में मेरे हाथ उनके शरीर के उन हिस्सों को भी छू गए थे जो मुझे किसी भी सूरत में नहीं छूने चाहिए थे। छूने क्या, उस ओर मेरी नज़र भी नहीं उठनी चाहिए थी। मैं डर गया कि शाम को भैया, अम्मा, बाबू सबको पता चलते ही कोहराम मच जाएगा। लेकिन न जाने क्या सोचकर भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। निश्चित ही वह नहीं चाहती थी कि घर में टूटन की नींव पड़े। उस दिन बाहर जाने के बाद मैं बहुत देर रात में घर आया। खाना भी बाहर ही खा कर आया।
भाभी का बनाया खाना नहीं खाया। उनकी बात मुझे गहरे चुभ गई थी। अब मैं पहले से ज़्यादा इस माया नगरी के बारे में सोचने लगा। काम धाम से मन अब और ज़्यादा उचटने लगा। मगर दूसरी तरफ भाभी कुछ दिन की चुप्पी के बाद फिर बोलने लगी। जल्दी ही वो फिर से पहले की तरह व्यवहार करने लगी, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसी निर्मल साफ हृदय थी भाभी। लेकिन मैं मूर्खाधिराज जिससे और गलतफहमी पाल बैठा। मैं उनसे और ज़्यादा खुले मजाक करने, उन्हें छूने पकड़ने लगा। फिर जल्दी ही होली में उनके साथ वो हरकत कर बैठा जिसकी पश्चाताप की अग्नि में आज भी चल रहा हूँ। भाभी की ससुराल में वह चौथी होली थी। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी पहली होली मायके में मनाई थी। भैया भी गए थे। चौथी होली तक भतीजा करीब 1.5 साल का हो चुका था। भतीजी भाभी के पेट में आ चुकी थी। वह 3 महीने की हो चुकी है। यह सूचना भी पूरे परिवार को हो चुकी थी। हंसी ठिठोली रंग गुलाल 2-3 दिन पहले से शुरू हो चुका था। तभी मेरे दिमाग में गंदा विचार आया और होली के दिन मैंने चोरी से उन्हें भांग खिला दी। जब भांग चढ़ गई और भाभी लगी बहकने, हंसने, तो मैंने उन्हें रंग से सराबोर कर दिया। सारे भाई बाबू घर के बाहर चबूतरे पर डटे हुए थे। मैं भी वहां जाता और मौका देखते ही फिर अंदर आ जाता। भाभी को रंग लगाता तो वह हंस कर दोहरी हो जाती। जब मुझे लगा कि वह अब पूरी तरह से भांग के नशे में टुन्न है, तो फिर उन्हें रंग लगाने के बहाने पीछे से जकड़ पकड़ लिया। एक हाथ उनके ब्लाउज के अंदर डालकर अंग से खिलवाड़ करने लगा। दूसरा हाथ उनके पेट पर खिलवाड़ कर रहा था। कोई देख ना ले, इसलिए जल्दी ही मैं बाहर चला गया। मगर मन न माना तो कुछ ही देर में फिर अंदर आ गया। इस बार वही हरकत फिर दोहरा रहा था कि भाभी बिफर पड़ी, मगर हंसे तब भी जा रही थी। मेरी यह गंदी हरकत अचानक ही आ पहुंची। अम्मा ने देख ली। वह आग बबूला हो उठी, मुझे गाली देते हुए बाहर भगा दिया। दांत पीसती हुई बोली, अरे मियों, बड़का देख ली तो काट डाली तो का। उन्होंने भाभी को भी खूब डांटा फटकारा। भाभी का नशा उतरने के बाद उन्होंने उनसे जो भी कहा हो, परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अम्मा भी उसके बाद मुझसे सीधे मुंह बात न करती। साथ ही हमेशा यही कोशिश करती कि दुकान की बजाय ज़्यादा वक्त घर पर ही बिताएं। इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। फिर मैंने तय कर लिया कि चाहे जैसे हो 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर कर निकल लूँगा विलेन किंग बनने माया नगरी के लिए। अब इस घटना को सोचकर ही मैं कांप उठता हूँ कि मेरे जैसा उज्जड मूर्ख शायद ही कोई होगा कि गर्भवती भाभी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करते समय इतना तक ना सोचे। इससे उन्हें और गर्भस्थ शिशु दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं इतना अच्छा विवेकवान होता तो यह घिनौना काम करता ही क्यों? 3 महीने में माँ बाप, भाई, अम्मा, भाभी सबके विश्वास का कत्ल करके जितनी रकम जेवर बटोर सकता था बटोर कर मुंबई भाग आता विलेन किंग बनने। इतना पैसा जेवर इस योजना के साथ ले आया था कि 6-7 महीने कोई काम ना मिले तो भी मुझे भूखा ना रहना पड़े। कहाँ रहूंगा, इस बात को लेकर भी बहुत सोचा विचारा, लेकिन कोई रास्ता ना निकला। तो यह तय करके आया कि वहीं चलकर देखूंगा, वहीं कोई रास्ता निकाल लूंगा। पहले बड़वापुर छोड़कर वहां पहुंचूं तो जब चला तो ट्रेन में सारे सफर विशेषज्ञ बहसबाजों की तीखी बहसबाजी के बीच भी यही सोचता रहा कि कैसे क्या करूंगा, और यदि सफल ना हुआ तो क्या करूंगा। घर लौटने पर घर वालों से लेकर परिचित रिश्तेदार सब ताना मारेंगे। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते इस उधेड़बुन का भी हल निकाल लिया कि जो भी हो सफल हुए बिना तो नहीं लौटूंगा। न सही विलेन किंग, कुछ भी ऐसा करूंगा कि करोड़पति बनकर ही पहुंचूं।
जिससे सब मेरे पीछे पीछे नाचे। उस वक्त मेरे मन में भाभी को लेकर बड़ा गुस्सा था। गुस्सा नहीं बल्कि यह कहूँ कि जहर भरा हुआ था, जिससे बार बार यही सोचता कि जब करोड़पति बनकर लौटूंगा तो भाभी को अपना पिछलग्गू बनाकर ही छोड़ूंगा। आज सोचकर ही आंखें भर आ रही हैं कि एक भली महिला के लिए मैं इतना गंदा सोचता था। उस महिला के लिए जिसने मुझे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा देवर समझकर एक भाभी का प्यार स्नेह दिया था। उन्हें कितना दुख हुआ होगा मेरी नीचतापूर्ण हरकत से जो मैंने उनके साथ की थी। मगर यह सारी बातें पीछे छूट गईं विलेन किंग बनने के आगे। खैर, जब मुंबई रेलवे स्टेशन शिवाजी टर्मिनल पहुंचा तो थकान के मारे पूरा बदन टूट रहा था। रिजर्वेशन के कारण राहत जरूर थी। स्टेशन पर हर तरफ इंसान दिख रहे थे। फिल्मों में इस स्टेशन पर जैसी रेलमपेल देखा करता था, मुझे साक्षात स्टेशन पर उससे भी कहीं ज़्यादा दिखी और डरावनी भी। स्टेशन से बाहर आकर मुझे लगा कि मेरे सपनों की दुनिया मेरे लिए बहुत से रास्ते खोले हुए होगी, लेकिन यहाँ तो रास्ते ही रास्ते थे। लोगों गाड़ियों से भरे रास्ते, मशीनों की तरह दौड़ते भागते लोगों से भरे रास्ते, किसी भी के लिए पल भर को भी ना रुकने वाले लोगों से भरे रास्ते। कुछ पल को मैं हिल गया अंदर तक, लेकिन फिर एक रास्ते पर बढ़ गया। वह सड़क कहाँ को जाती है यह भी नहीं पता था। बस दिशाहीन सा हक्का बक्का सा इधर उधर देखता बढ़ता जा रहा था। जब पैरों की थकान, पेट की आग ज़्यादा बढ़ी तो मुझे होश आया, मगर कहाँ जाऊँ कहाँ ठहरूँ कुछ भी पता नहीं था। भूख से परेशान होकर सोचा पहले कुछ खाऊं पीऊं फिर आगे बढ़ूं। एक होटल में खाने पीने के बाद जब जान में जान आई तो मैंने बैग से वह पॉकेट डायरी निकाली जिसमें बड़ी मुश्किल से कई हीरो हीरोइन डायरेक्टर्स के पते और फ़ोन नंबर लिखे थे। कई दोस्तों ने यहाँ रहने वाले अपने दोस्तों के नंबर दिए थे। दोस्तों वाले नंबरों पर एक नज़र डालने के बाद एक पीसीओ पहुंचकर एक के दोस्त को फ़ोन मिलाया। उससे बड़ी उम्मीद थी कि वह फिल्मों में काम मिलने तक मेरी मदद करेगा, खासकर मेरे रहने की समस्या का समाधान जरूर करेगा। भदोही में जिस दोस्त ने नंबर दिया था उसने बड़ी उम्मीद बंधाई थी, मगर सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। डायल करते ही एक्सचेंज ने बताया कि नंबर ही गलत है। डायरी में बड़े ध्यान से देखकर कई बार डायल किया कि कहीं मैं गलती ना करूं, लेकिन एक बार फिर से वही जवाब मिला कि नंबर गलत है। हर बार यही जवाब कि नंबर गलत है। मतलब दोस्त ने फर्जी नंबर दिया था। उसने डींगे हाँकी थी कि यहाँ उसका दोस्त है और कोई फर्जी नंबर दे दिया था। फिर एक एक करके जितने नंबर थे सब ट्राई किए, सारे या तो गलत निकले या फिर जिनके बताए गए थे उनके ना होकर किसी और के निकले। समीना, मैं इससे इतना आहत हुआ कि जिन जिन लोगों से नंबर लिए थे उन सबको चुन चुन कर खूब गाली दी। माँ बहन से लेकर ऐसी कौन सी गाली थी जो ना दी हो। सब दोस्तों ने मेरे साथ मजाक किया था। मेरी भावना, मेरे सपने को मेरा पागलपन समझकर मेरे साथ खिलवाड़ किया था। सारे दोस्तों को गाली देता पीसीओ से बाहर निकलकर मैं फिर दिशाहीन सा चल दिया एक तरफ। इधर उधर करीब करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उसकी छाया में बैठ गया। पसीने से तरबतर था। हालांकि अप्रैल के महीने में मैं इससे ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी घर पर रुकता नहीं था। जंगीगंज, गोपीगंज से लेकर भदोही तक घूमा करता था, मगर यहाँ उससे बहुत कम गर्मी के बावजूद पस्त हो गया था। मन में अब यह बात ज़्यादा प्रबल होने लगी थी कि कहीं पैर फैलाने भर को भी जगह मिल जाए तो 2-4 घंटे सो लूँ। साथ ही यह भी दिमाग में चल रहा था कि रात कहाँ बिताऊंगा। साथ में जो पैसे, गहने
घर से चोरी करके लाया था, उसकी चिंता अलग सांसत में डाले हुई थी। यही कि कोई 1.5 घंटा उधेड़ बुन में बीता होगा कि अचानक दिमाग में एक बात आई और उसके साथ ही उम्मीद की किरणें भी नजर आने लगी। मैंने सोचा कि इस माया नगरी में टैक्सी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ज़्यादातर पूर्वांचल के ही हैं, तो अगर ऑटो रिक्शा स्टैंड पर चलकर वहीं कहीं रुकूं और उन सब पर नज़र रखूं, उनमें जो भला मानुस दिखे उससे बातचीत करूं, कहूं कि आफत का मारा हूं, गरीब हूं, काम की तलाश में आया हूं, फिलहाल अब सिर छिपाने की जगह का जुगाड़ करा दो जिससे काम तलाशने में आसानी हो। आज भी यह बचकानी बात याद कर हंसी आती है, लेकिन उस समय यही बचकानी बात संयोग से काम आ गई थी। यह बात दिमाग में आते ही मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और आते वक्त जिस ऑटो रिक्शा स्टैंड को छोड़ आया था वहीं पहुंच गया। इधर उधर टहलता मंडराता रहा, ऑटो रिक्शा वालों पर नज़र गड़ाए रहा, मगर न जाने ऐसा क्या भ्रम हुआ कि मुझे हर ऑटो वाला ही पूर्वांचल का दिखने लगा। मैं ऐसा भ्रमित हुआ कि कुछ ही देर में कईयों से पूछ लिया कि क्या तुम यूपी के पूर्वांचल से हो। बदले में झिड़की और खिल्ली मिली। मैं नर्वस होने लगा और फिर एक कोने में बैठ गया। थकान से मेरी हिम्मत और टूटी जा रही थी। बैठे बैठे कोई घंटा भर बीत गया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसके ड्राइवर ने उतरकर पीठ सीधी करने की गरज से एक अंगड़ाई सी ली, फिर अपनी सीट को बोनट की तरह आगे की तरफ खोला और पानी की बोतल निकाली। वह बड़ी बोतल किसी कोल्ड ड्रिंक की थी। उसने ढक्कन खोलकर मुंह धोया, फिर कुल्ला कर कुछ पानी पिया और पीछे की सीट पर आराम से बैठ गया। मैं उसे देखता रहा। ये कोई 10 मिनट बीता होगा कि उसने हैंडल से लटके एक छोटे से झोले से गुल की छोटी डिब्बी निकाली और हथेली पर थोड़ा सा लेकर गुल करने लगा। यह देखकर अंदर ही अंदर मेरी बाछें खिल गईं। यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि यह आदमी सिर्फ पूर्वांचल का ही नहीं है, बल्कि निश्चित ही भदोही, काशी या आसपास का ही है। वहीं का होगा, क्योंकि गुल करने की लत वाले ज़्यादातर इन्हीं जगहों पर ही हैं। मैं उसे बराबर देखता रहा और अंदर ही अंदर यह भी तय कर लिया कि यह जैसे ही गुल कर लेगा, इससे बात करूंगा और कहूंगा कि मदद करे। यह अपनी ओर का आदमी है, जरूर कुछ करेगा, कोई रास्ता तो दिखाएगा ही। मेरे अंदर एक नया जोश, उत्साह सा पैदा हो गया था। फिर वह जैसे ही गुल करके सीट पर आराम करने की मुद्रा में बैठा, वैसे ही मैं उसके पास चला गया। मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि वह कहीं चला ना जाए। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसके पहले ही उसने कहा, अभी कहीं नहीं जाना। मैं उसकी बात को अनसुना कर जैसे ही पूछा कि क्या वह काशी या भदोही का रहने वाला है। यह सुनते ही वह तन कर सीधा बैठ गया और मेरी ओर आंखें थरेर कर एक क्षण में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर थोड़ा ताव दिखाते हुए बोला, क्यों, तुझे क्या, कौन हो तुम? उसके इस रूखे व्यवहार से मैं हड़बड़ा गया, मगर अपने को पुनः संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भदोही से आया हूँ। जहाँ जाना था वहाँ का पता कहीं खो गया है। हड़बड़ी में मैं एकदम झूठ बोल गया और फंस गया। वह बिदक कर बोला, तो मैं क्या करूँ? मैं तेरा पता ढूंढूं क्या? पता खो गया तो जहाँ से आया वहीं वापस चला जा। उसके व्यवहार से अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जज्ब कर गया और फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गुल करते देखा तो मुझे लगा कि आप भी उधर के होंगे। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह फिर बीच में बोल पड़ा, मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बात समझाकर ही माना। उससे जान ही लिया कि वह कहाँ का है, लेकिन यह बताने से पहले उसने मुझसे मेरा पूरा बही खाता जान लिया। तब बताया कि वह भदोही का तो नहीं, हाँ, उसके पास के ही सुरयावा का रहने वाला है। परिवार अब भी वहीं है। वह पिछले कुछ सालों से यहाँ है।
काम धंधे की तलाश में आया था और ऑटो चलाने लगा। ठीक ठाक कमाई हो जाती है। समीना, आज भी मैं मुंबई में अपना वह पहला दिन भूला नहीं हूँ। उस ऑटो वाले को भी भुला नहीं पाया हूँ, जिसका नाम बाबूराम मौर्य था। बाद में वह कई साल तक मेरा मित्र बना रहा है। फिर एक दिन जब अचानक गायब हुआ तो आज तक उसका कुछ पता नहीं है। उस दिन उसने मुझे एक धर्मशाला में ठहरा दिया था, जो भाईखला के पास था। जाते समय एक पता लिख कर दिया और कहा, इस होटल का मालिक मुझे जानता है, उसको मेरा नाम बताना, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ कर दे। जाते जाते वह मुझसे 400 रुपये भी ले गया, इस तुर्रे के साथ कि इसे भाड़ा मत समझना, तेरे साथ ज़्यादा समय रहा, धंधे का बड़ा खोटी हुआ है, मालिक को दिन भर का कोटा देना होता है। बाद के दिनों में यह भी पता चला कि ऑटो उसी का था, किसी मालिक वालिक को कोई पैसा नहीं देना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मुझे इस माया नगरी में एक आधार दे दिया था, जहाँ से मैं अपने सपने को पूरा करने का प्रयास कर सकता था। खैर, जब बाबूराम चला गया तो भी मेरे मन में उसके लिए धन्यवाद का कोई भाव नहीं आया था। मेरे मन में एक ही बात थी कि वह मुझसे ज़्यादा पैसे ले गया। समीना पहले दिन की वह पहली रात भी नहीं भूलती। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।